नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको परंपरागत राजनीति विज्ञान की अर्थ परिभाषा, उसकी विषय वस्तु अर्थात क्षेत्रें के बारे में अवगत करवाया था। तो इस वीडियो में हम इसकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके विशेषताओं का हम इस प्रकार से वर्णन करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो शुरुआत होती है वो पाश्चात्य विचारक अर्थात महान अमर दार्शनिक प्लेटो के साथ शुरू होती है। अर्थात इसका जो प्रारंभ है वो प्लेटो से माना जाता है। प्लेटो की जो प्रमुख कृति है रिपब्लिक, उस रिपब्लिक में उसने एक आदर्श राज्य का चित्रण किया था। अर्थात उसने अपने इस रिपब्लिक पुस्तक में आदर्श राज्य का चित्रण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए हैं। तो ये जो उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं वो तर्क और कल्पना पर आधारित थे, और तर्क और कल्पना पर आधारित उसको आधार मानते उन्होंने एक आदर्शात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। तो चलिए दोस्तों, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी उन विशेषताओं को हम निम्न बिंदु के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। जैसा कि इसका जो पहला बिंदु है वो यह है कि तर्क और कल्पना पर आधारित एक आदर्शात्मक अध्ययन है। तो चलिए दोस्तों, इसका पहला बिंदु है तर्क एवं कल्पना पर आधारित तर्क एवं कल्पना पर आधारित एक आदर्शात्मक अध्ययन है। आदर्शात्मक अध्ययन, यह इसका पहली विशेषता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की पहली विशेषता है। इसका मतलब यह है कि जो प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध कृति रिपब्लिक में आदर्श शासक की स्थापना के लिए उन्होंने एक आदर्शात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया था, जो किस पर आधारित था? तर्क एवं कल्पना पर आधारित था। वो तर्क एवं कल्पना पर आधारित था। तो इसी आधार पे इसकी जो पहली प्रमुख विशेषता जो थी वो तर्क एवं कल्पना पर आधारित एक आदर्शात्मक अध्ययन था, जो इस अध्ययन का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। केवल काल्पनिक उड़ान भरते हुए उन्होंने आधार प्रस्तुत किए। जैसा कि प्लेटो ने जो आदर्श शासक की बात कही है वो कोरी कल्पना पर आधारित थी, वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं था। इसी के साथ में हम बात करते हैं कि जैसे अन्य और विद्वान हैं, जैसे कि रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत है, हीगल की विश्वात्मा का सिद्धांत है, कांट की जो नैतिक प्राणी की जो बात कही है वो भी किस पर आधारित है? केवल कल्पना पर आधारित है। तो इसके हम बात करते हैं कि इसमें प्लेटो ने जो बताया है वह है आदर्श शासक की बात कही है। रूसो ने सामान्य इच्छा की बात कही है। सामान्य इच्छा, हीगल ने विश्व आत्मा, ये सभी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन्होंने कल्पना की कोरी उड़ान भरते हुए उन्होंने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने अपने जितने भी विचार प्रस्तुत किए हैं वो केवल तर्क और कल्पना पर आधारित ही थे। तो इसी आधार पर दोस्तों हम इसकी पहली जो विशेषता है उसको स्पष्ट कर सकते हैं कि तर्क एवं कल्पना पर आधारित एक आदर्शात्मक अध्ययन है। तो इसकी जो अब बात करते हैं, इसकी जो अगली प्रमुख विशेषता है वह है नैतिकता व राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल। नैतिकता व राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल। नैतिकता व राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल।
नैतिकता व राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल। दोस्तों, परंपरावादियों ने तथ्य पर बल न दे करके राजनीतिक या मानवीय मूल्यों पर क्या दिया है, विशेष बल दिया है। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने पहले भी बताया था कि परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान में जो मूल अंतर है वो यही है। आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है वो तथ्य पर बल देता है, जबकि परंपरावादी जो राजनीति विज्ञान है वो केवल मूल्यों पर बल देता है। ये इसका प्रमुख अंतर भी है। तो इसी प्रकार से इसका जो प्रमुख उद्देश्य यानी कि परंपरावादी जो विद्वान है वो राजनीति विज्ञान को एक नैतिक संस्था के रूप में क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, और मुख्यतः वो राजनीतिक मूल्यों और मानवीय जीवन के नैतिक तथ्यों पर क्या देते हैं, बल देते हैं। तो इसी आधार पर इसकी जो अगली प्रमुख विशेषता है वो क्या हो गई, नैतिकता व राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल। अब हम बात करते हैं इसकी जो अगली प्रमुख विशेषता है। अगली प्रमुख विशेषता कानूनी, औपचारिक तथा संस्थागत अध्ययनों पर विशेष बल देता है। कानूनी, औपचारिक और संस्थागत अध्ययनों पर विशेष बल देता है। कानूनी, औपचारिकता औपचारिक व संस्थागत अध्ययनों पर बल। संस्थागत अध्ययनों पर बल। दोस्तों, परंपरावादी राजनीति विद्वान जो तो है उन्होंने केवल कानूनी आधार मानते हुए उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने केवल औपचारिक और संस्थागत अध्ययनों पर बल दिया है। जैसा कि उन्होंने अपने जो जितने विचार थे उन विचारों को इन्हीं तक ही उन्होंने क्या रखा है, सीमित रखा है। अर्थात वैज्ञानिक जो पद्धतियाँ थी, वैज्ञानिकता जो थी, वास्तविकता जो थी, उनसे उसका कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने केवल कानूनी तौर पर औपचारिक और संस्थागत अध्ययनों तक ही क्या रखा था, सीमित रखा था। जैसा कि राज्य का अध्ययन है, सरकार का अध्ययन है, ये सभी क्या थी, राजनीतिक संस्थाएं थी, और इन्हीं राजनीतिक संस्थाओं तक ही इनको क्या रखा है, सीमित रखा है। तो ये थी इसकी अगली प्रमुख विशेषता कि कानूनी, औपचारिक और संस्थागत अध्ययनों पर क्या दिया, उन्होंने बल दिया है। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो अगली प्रमुख विशेषता है वो केवल कानूनी, औपचारिक और संस्थागत अध्ययनों तक ही क्या रही है, सीमित रही है। अब हम बात करते हैं कि अपरिष्कृत अध्ययन पद्धतियाँ। अगली इसकी प्रमुख जो अध्ययन विशेषता है, अपरिष्कृत अध्ययन पद्धतियाँ। अपरिष्कृत अध्ययन पद्धतियाँ। दोस्तों, अपरिष्कृत अध्ययन पद्धतियों से तात्पर्य है कि परंपरागत राजनीतिक विचारकों ने अपने अध्ययन पद्धतियों में वैज्ञानिकता का प्रयोग नहीं किया है। जैसा कि वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति की हम बात करते हैं, जैसे सर्वेक्षण है, परिमाण है, गणितीय विधि है, सांख्यिकीय है आदि अध्ययन पद्धतियों का काम में लिया जाता है, वैज्ञानिक विधि का काम में लिया जाता है। जबकि परंपरावादी राजनीतिक विद्वानों के द्वारा इन विधियों को प्रयोग में न लेकर के उन्होंने अपनी जो काल्पनिक अध्ययन पद्धतियाँ जैसे कि ऐतिहासिक थी, विश्लेषणात्मक थी, तार्किक थी आदि अध्ययन पद्धतियों का उसने क्या किया था, प्रयोग किया था। जैसा कि इसको हम मुख्यतः बोल सकते हैं दार्शनिक अध्ययन पद्धति भी बोल सकते हैं। डॉक्टर एस.पी. वर्मा ने मुख्यतः अपरिष्कृत अध्ययन पद्धतियों के मुख्यतः 4 भाग बताए हैं। डॉक्टर एस.पी. वर्मा ने इसकी 4 अध्ययन पद्धतियाँ बताइए। ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति, विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति, आदर्शात्मक उपदेशात्मक, आदर्शात्मक व उपदेशात्मक, आदर्शात्मक व उपदेशात्मक, वर्णनात्मक व परिमाणात्मक, वर्णनात्मक व परिमाणात्मक।
कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर एसपी वर्मा ने अध्ययन पद्धतियों के कौन कौन से रूप बताए हैं। ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति, विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति, आदर्शात्मक, उपदेशात्मक, वर्णनात्मक व परिमाणात्मक अध्ययन पद्धतियाँ। तो ये परंपरावादी राजनीति विज्ञान की प्रमुख अध्ययन पद्धतियाँ रही हैं। अब हम बात करते हैं इसकी अगली प्रमुख विशेषता जो थी। अगली प्रमुख विशेषता थी कि मुख्यतः संकुचित अध्ययन, मुख्यतः संकुचित अध्ययन, अर्थात जो इसका अध्ययन जो था वो केवल एक सीमित मात्रा तक ही अर्थात सीमित क्षेत्र तक ही रहा है। परंपरावादी राजनीतिक जो विज्ञान था उसका क्षेत्र जो था, उसका जो दायरा था, सीमाएं थी, वो केवल एक सीमित सीमा तक रही है। जैसा कि पाश्चात्य तक ही इसकी क्या रही है, सीमा रही है। जैसे कि लैटिन अमेरिका है, एशियाई देश हैं, अफ्रीकी देश हैं, इन देशों में इनका कोई प्रचार प्रसार नहीं था। परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो भूमिकाएं थी वो केवल पाश्चात्य जगत तक ही सीमित थी। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं एशियाई देश, अफ्रीकी देश और लैटिन अमेरिकी देश हैं, इनमें इसका कोई विस्तार से विवेचन नहीं किया गया था। तो इसी आधार पर हम बात करते हैं कि इसकी अगली जो प्रमुख विशेषताएँ थी, अगली प्रमुख जो विशेषताएं थी मुख्यतः संकुचित अध्ययन, मुख्यतः संकुचित अध्ययन। संकुचित का मतलब होता है सीमित क्षेत्र, संकुचित का मतलब होता है सीमित क्षेत्र तक इसने क्या किया, अध्ययन क्षेत्र रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि पाश्चात्य जगत तक ही इसका क्या रहा था, क्षेत्र रहा था। एशियाई देश, अफ्रीकी देश और लैटिन अमेरिकी देश थे, उनमें इसकी कोई विशेष भूमिका नहीं थी। तो ये हो गया मुख्यतः संकुचित क्षेत्र। अब हम बात करते हैं इसकी अगली जो प्रमुख विशेषता है, वो अगली प्रमुख विशेषता है कि ये व्यक्तिनिष्ठता तक ही सीमित था, व्यक्तिनिष्ठता तक ही सीमित था। जैसे यूँ भी कह सकते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान जो थी वो व्यक्तिगत तक सीमित था, वस्तुनिष्ठ पर बल नहीं देता था। अब ये समझना है कि व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ होता क्या है। जैसा कि दोस्तों हम अध्ययन की दृष्टि से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमारी अध्ययन पद्धतियाँ होती है, जैसे कि एक तो होती है कि वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति और एक होती है आदर्शात्मक अध्ययन पद्धति, जिसमें साफ साफ जाहिर होता है कि वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति होती है वो तथ्य पर बल देता है, अर्थात उसके सामने जो तथ्य होंगे उसी तथ्य को आधार मानते हुए क्या करेगा, अपने अध्ययन कार्य करेगा। जो वैज्ञानिक विधि के आधार पर आधारित होती है, जो सत्य पर आधारित होती है, वास्तविकता पर आधारित होती है, उसको हम वस्तुनिष्ठ बोलेंगे। जैसे कोई भी तथ्य होता है वो एक वस्तु होते हैं और जो वस्तु जो होती है वो वास्तविक रूप से सत्य होती है। इसी आधार मानते हुए उन्होंने क्या किया है, वस्तुनिष्ठता पर बल देते हैं, जो वैज्ञानिक विधि का एक रूप है। और हम बात करते हैं कि जो व्यक्तिनिष्ठ होता है, व्यक्तिनिष्ठ जो होता है वो तर्क और कल्पना पर आधारित होता है, उसमें तथ्य नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे इस परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो मूलभूत आधार जो विशेषताएं हैं वो तर्क और कल्पना पर आधारित हैं। तो उसी को आधार मानते हुए इसकी जो अगली प्रमुख विशेषता है वो हो गई कि मुख्यतः व्यक्तिनिष्ठता पर आधारित है। इसकी अगली प्रमुख विशेषता है व्यक्तिनिष्ठता पर बल, व्यक्तिनिष्ठता पर बल। दोस्तों इसी प्रकार से ये आपके सामने इसकी प्रमुख विशेषताएं रही हैं। जैसा कि पहली प्रमुख विशेषता थी तर्क कल्पना पर आधारित एक आदर्शात्मक चित्रण प्रस्तुत करना, दूसरी विशेषता थी नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल देना, तीसरी थी कानूनी औपचारिक और संस्थागत अध्ययनों पर सीमित रखना। इसके बाद में अपरिष्कृत अध्ययन पद्धतियाँ, जैसा कि डॉक्टर एसपी वर्मा ने उन्होंने 4 प्रमुख रूप से अध्ययन पद्धतियाँ बताई हैं, जो समय समय पर इसको क्या किया जाते रहे हैं, प्रयोग में लिए जाते रहे हैं। इसके बाद में है मुख्यतः संकुचित अध्ययन, अर्थात ये इसका क्षेत्र जो था वो सीमित था, इसका क्षेत्र क्या था, सीमित था। और अगली जो प्रमुख विशेषता है वो है व्यक्तिनिष्ठता पर क्या देता है, विशेष बल देता है, न कि वस्तुनिष्ठता पर बल देता है। अब दोस्तों की यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है कि व्यक्तिनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता होती क्या है। व्यक्तिनिष्ठता जो मैंने बताया कि व्यक्तिनिष्ठता तर्क एवं कल्पना पर आधारित एक आदर्शात्मक अध्ययन पद्धति का तरीका होता है, और वस्तुनिष्ठता होती है वो एक वैज्ञानिक विधि का एक
तरीका होता है जो तथ्यों पर क्या देता है, बल देता है, जो वास्तविकता पर आधारित होते हैं। तो इसी प्रकार से मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, मेरे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से आपको जो परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो विशेषताएं थी उनको बताने का प्रयास किया है, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं अब आपसे यही आग्रह करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगामी आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।